नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे खुदा यहाँ पे। डियर फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्ज़ाम 2026 की। और यहीं पर फ्रेंड्स हम जो है बात करेंगे। देखो, आपको पता है ना कि हम EVS NCERT की कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी हाँ, हम जो है कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं EVS NCERT की कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं। और देखो, सीटेट में पेपर 2 होते हैं, एक तो पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 2 में SST और साइंस वाला, पेपर 1 में जो है EVS भी आती है। और यहाँ से 15 क्वेश्चंस, EVS में 15 क्वेश्चंस आपके EVS NCERT बेस होते हैं, और यहीं पे 15 क्वेश्चंस EVS के पेडागोगी बेस होते हैं। भैया जी क्या होते हैं? पेडागोगी बेस होते हैं। ओके, और ये जो 15 नंबर की NCERT आती है EVS से, वो NCERT से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ से जो मैं आपको ये NCERT की थ्योरी कवर कराने वाली हूँ, यहाँ से एक भी सॉरी फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, तो यहाँ से जो है एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये मेरा आपसे जो है वादा है बिल्कुल। लेकिन आपको भी कड़ी मेहनत करनी होगी। ऐसा ही नहीं कि बस मैंने बोला और आपने कुछ नहीं किया, नहीं, आपको अपना पूरा 100% देना होगा, तब जाके आप अच्छे से बेस्ट तरीके से इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। अभी देखो, अगर आपको ये PDF चाहिए जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ 7505890761। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ठीक है ना? और आपको जब मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी तो आप इस PDF को ले सकते हैं और इसका आप बार बार अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो देखने से ओनली जो है चीज़ें याद नहीं होगी जब तक आप उसका बार बार अभ्यास नहीं करेंगे। ओके, सो चलिए डियर फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम आपका बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमारे 3 सेशन हो चुके हैं, 3 नहीं 4 सेशन हो चुके हैं। EVS के 4 सेशन, फर्स्ट जो है EVS, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और 4 पार्ट्स यहाँ पे। ठीक है ना? बहुत ही ग्रेट यहाँ पे सेशन है, बहुत ही मस्त सेशन है। आइए, तो मैं आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल एग्जामिनेशन हब पर। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रोटन पौधे के बारे में। किसके बारे में? क्रोटन प्लांट्स के बारे में हम बात करेंगे। देखो, क्रोटन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। क्रोटन पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां भी सूखने लगती है और झड़ने लगती है, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। देखो, हम क्रोटन पौधे की बात करेंगे, और ये जो क्रोटन पौधे होते हैं ना, ये आपके सामने हैं। ये देखो, इस तरह के होते हैं। तो भैया जी, ये जो है आपके इस तरह से होते हैं जो क्रोटन पौधे होते हैं। और फाइनली आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखो, ये क्रोटन जो पौधे हैं, इसकी जो जड़ें हैं ना, वो ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती, इसकी जड़ें। ठीक है, और जब ये सूखता है ना आपका, तो इसके आसपास में जो ये मिट्टी है नीचे, ये सबसे पहले सूखने लगती है। और जब ये मिट्टी सूख जाती है ना, तो फिर बाद में इसकी जो ये पत्तियाँ होती हैं, ये भी सूख कर नीचे झड़ जाती है। ठीक है, ये पेड़ भी फिर सूखने लगता है, पत्तियाँ भी नीचे झड़कर गिर जाती है। ये क्रोटन पौधा होता है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चंस यहाँ से बनता है स्टेटमेंट के बेसिस। ठीक है ना? तो पहले तो आप ये ध्यान रखिए, क्रोटन पौधा किसे कहते हैं, क्या होता है। चलिए, अब हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण के बारे में, पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्टीरिया है। जल एवं खनिज जो यहाँ पे क्या है, वाहिकाएँ हैं। एक मिनट, हम कलर चेंज कर लेते हैं। ऐसा फील हो रहा है कि आपको सही दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलो आज हम ये कलर चूज करेंगे, सही दिखाई। वाओ, ग्रेट। चलो, प्रकाश संश्लेषण, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्टीरिया है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़ और तना और शाखाओं और ये पत्तियों तक फैली होती है। क्या? पत्तियों में एक हरा जो है वर्णक होता है, जिसे क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से कैसे और किस माध्यम से क्वेश्चंस बनता है आपका एग्जाम्स में। ऑब्वियसली
सबसे पहले ध्यान रखिए प्रकाश संश्लेषण हम किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वो होता है, तो देखो पेड़ पौधे पत्तियां कैसे भोजन प्राप्त करती हैं, तो जो सूर्य की किरणें होते हैं ना उनसे ही। जी हाँ, सूर्य की किरणें जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसी के माध्यम से पेड़ पौधे अपना खाद्य जो है खनिज वाहिकाएं ये जो है पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। जल और खनिज वाहिकाएं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से नीचे जड़ तना शाखा और पत्तियों तक, ठीक है ना। और यहीं पर पत्तियों में एक हरा, देखो पत्तियों का जो हरा रंग होता है, पत्ती देखी होगी आपने, बिल्कुल पेड़ पौधे हैं भाई, और उनका जो हरा रंग होता है वो किस कारण होता है, उनका हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। उसमें क्या होती है, क्लोरोफिल होती है, इसलिए उसका रंग क्या होता है, हरा होता है पत्तियों का। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। अभी हम बात करेंगे क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मैंने कहा ना कि जब जो यहाँ पे इनका खाद्य जो है संरक्षण होता है वो कैसे, प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो इसे ही प्रकाश। देखो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की हेल्प करता है, और इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं, देखो आप ना दो पौधे लगाओ, एक पौधा आप बाहर जो है धूप में लगाओ, एक पौधा आप जो है छांव में लगाओ। तो जो बाहर पौधा आप धूप में लगाएंगे ना वो पौधा बहुत अच्छे से उगेगा, वो उसकी पत्ती भी हरी रहेगी, आप उसमें पानी देते रहोगे। लेकिन जो पौधा आप अपने जो है घर में अंदर जो है छांव में लगा रहे हैं, जहाँ पे धूप आती ही नहीं, वो जो है पौधा यहाँ पे 2-4 दिन में सूख जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया क्लोरोफिल उसे वहीं से तो मिलेगा, प्रकाश की जो ऊर्जा है, प्रकाश की जो किरण है धूप से ही तो मिलता है। ठीक है ना। चलिए अब यहीं पे देखो, इस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, और इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित भी हो जाती है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित भी हो जाती है। ठीक है ना। चलो आज हम बात करने वाले झूम खेती के बारे में। क्या बात है, क्या बात है, आप कहेंगे क्या बात है, कंटेंट इतना बेस्ट तरीके से मैंने समझाया हुआ है ना आप सबके लिए, आप सबके बीच, कि आप कहेंगे कि भैया जी यहाँ से तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सारी चीज़ पॉसिबल लग रही है, क्योंकि आपको पता है झूम खेती से भी क्वेश्चन बनता है सीटेट में, और वही चीज़ मैं आपको एनसीईआरटी बेस करा रही हूँ, जहाँ से हर बार, अब देखो हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही मैं आपको ये थ्योरी करा रही हूँ, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो झूम खेती से भी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। झूम खेती का एक तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ही ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। अब देखो हम बात करेंगे झूम खेती के बारे में। झूम खेती किस तरह होती है, किस प्रकार होती है, तो भैया जी झूम खेती की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो ये क्या है, एक इलाका है और नीचे क्या है, ये जमीन आपको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, मानो कि चलो इन्होंने इसमें गेहूं बो दिए। अब जब इन्होंने ये गेहूं बोकर काट लिए, फिर ना ये से एक फसल काटने के बाद इसे कुछ साल तक, यानी कुछ दिनों तक नहीं, ध्यान रखिए सालों तक, 1 साल 2 साल 3 साल तक इस जमीन को ऐसे ही छोड़ देंगे। इन्होंने गेहूं बोए, काट लिए, अब ये इस जमीन को ऐसे ही छोड़ देंगे 2-3 साल तक। फिर जो इसमें ना क्या, इसमें बांस उग जाते हैं खुद। ठीक है, इस जगह जो बांस या जो है जंगल उग जाते हैं खुद ही। अब देखो आपने ज़मीन ऐसे 2-3 साल तक छोड़ दी, तो ऐसा तो नहीं उसमें कुछ होगा नहीं, नेचुरली उसमें कुछ भी उग जाता है, तो बांस उग जाते हैं। तो फिर जब नेक्स्ट आप 3-4 साल बाद उसमें खेती करते हैं अपनी ज़मीन में आकर, तो फिर आप क्या करते हैं, वो जो बांस उगे उसे आप काटते नहीं, या फिर जो भी यहाँ पे रहता है उसे काटते नहीं, सीधा उसमें आग लगाते हैं। बस सीधा क्या भैया, माचिस लगाई, ठीक है ना, और सारा देखो यहाँ पे सब कुछ ऐसे जला देते हैं। ओके, और फिर जब ये ऐसे जला देते हैं, इसके जो ये राख होते हैं ना, ये ही तो खाद का काम करती है, और यही ज़मीन को फिर जो है उर्वर शक्ति प्रदान करती है। तो ये होती है झूम खेती, ध्यान रखें। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़, नेचर, जंगलों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क जाते हैं।
तो ध्यान रखिए सारे स्टेटमेंट झूम खेती से रिलेटेड जो है सभी स्टेटमेंट आप याद रखें। और एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज, जैसे आप इसमें मक्की की खेती कर रहे हो, सब्जियां बो रहे हो, मिर्च, चावल, ये सब गेहूं वगैरह बोए जा रहे हैं, तो यानी कि आप जो है झूम खेती में ये जो इस तरह की खेती होती है इसमें आप डिफरेंट खेती कर सकते हो, ये नहीं कि बस एक दो ही खेती कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने बताया झूम खेती जब आप करते हैं तो जो ज़मीन होती है पहले आपने उसमें कुछ फसल बोई, फिर उसे जो है फसल काटने के बाद में 2-3 साल तक ऐसे ही छोड़ दिया, फिर वहाँ पे जो कुछ उग जाता है फिर आप उसे सीधा जला देते हैं, उससे क्या बनती है, जो उसकी राख होती है वो खाद का काम करती है। फिर जो है मैंने आपको बताया यहाँ पर, फिर आप उसे ना खेत को जोतते नहीं, जैसे आप यहाँ पर अपने खेत की बहुत अच्छे से जुताई कराते हैं, ट्रैक्टर से करा रहे हैं या फिर आप अपने प्रकार अपने तरह से कराते हैं, पानी देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं सीधा यहाँ पर जो मिट्टी को हल्के सी हिलाए इन्होंने, बीच में इसमें बीज छिड़क दिए, चलो कि अब हो जाएगा, ठीक है, इस तरह करते हैं। ये होती है झूम खेती, ये ज़्यादातर आपकी पूर्वी इलाकों में की जाती है। फसल के समय भी अनचाहे घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाए, इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। स्थानांतरित खेती या झूम, देखो झूम खेती को स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है, ध्यान रखिए भैया जी, झूम खेती को स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है और यह उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है और इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। तो यहाँ से पहला तो ये क्वेश्चन बनेगा, झूम खेती, स्थानांतरित खेती किसे कहा जाता है, झूम खेती को। जनजातीय कृषि किसे कहा जाता है, झूम खेती को, क्योंकि इसे आदिवासी जनजाति के लोग ही करते हैं। और मैंने कहा ना कि यह आपकी पूर्वी क्षेत्रों में होती है, ज़्यादातर उत्तर पूर्वी इलाकों में जो है झूम खेती आपकी। अब देखते हैं हमारे जो है शरीर के लिए विभिन्न पोषक, हमारे शरीर के लिए भैया जी क्या क्या चीज़ जो है यहाँ पे आवश्यक है। तो हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक, हमारे जो है भोजन में मुख्य पोषक जैसे कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन्स होनी चाहिए, वसा होनी चाहिए, विटामिन होनी चाहिए, खनिज लवण होनी चाहिए। अगर ये चीज़ हमें भरपूर मात्रा में नहीं मिलेगी तो हम बीमार हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे और फिर हम पता है सीधे डेढ़, ठीक है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वसा से भी हमें ऊर्जा ही मिलती है। तो ध्यान रखिए हमारे भोजन में कुछ मुख्य पोषक होते हैं, जैसे मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। अब हमें प्रोटीन्स हुआ, वसा हुआ, क्या क्या चीज़ें खाने से मिलती है वो भी हम चर्चा करेंगे। हमारे भोजन में मुख्य पोषक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब हमें मिलने चाहिए, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। चलिए, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होते हैं। तो प्रोटीन की आवश्यकता हमें क्यों होती है, प्रोटीन की आवश्यकता, प्रोटीन सबसे ज़्यादा हमें जो है मिलती है अंडे से, सोयाबीन से, अंडे से और सोयाबीन से और भैया जी दाल से, ठीक है ना, इनसे हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीरवर्धक भोजन भी कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को, जिसमें प्रोटीन होता है, उसे हम शरीरवर्धक भोजन भी कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। जो विटामिन होते हैं, विटामिन हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो विटामिन जो है हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, हमें बीमार होने से बचाते हैं, रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी हेल्प करती है। तो विटामिन हमारी आँखें, अस्थियों, दांत, मसूड़ों को भी स्वस्थ रखने में हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। कौन, यहाँ पे जो विटामिन होती है। चलिए, विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसमें से कुछ विटामिन ए, कुछ विटामिन बी, कुछ विटामिन सी, कुछ विटामिन डी, कुछ विटामिन ई तथा कुछ विटामिन के नाम से जाने जाते हैं। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। आपको पता है ए, बी, सी, ई, के ये सब विटामिन है। ओके, अब हम बताएंगे क्या क्या चीज़ और क्या क्या किस किस विटामिन से क्या क्या चीज़ें मिलती है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा हमें आवश्यकता है, यानी कि
हमें ना अपनी जो है शरीर में जो विटामिन चाहिए ना, ये नहीं कि भरपूर मात्रा में पूरी विटामिन चाहिए, नहीं, अल्प मात्रा में, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी मात्रा में, लेकिन कंटिन्यू मिलनी चाहिए। लेकिन हाँ, थोड़ी मात्रा में हमें विटामिन मिलनी चाहिए, और ये हमारे शरीर के लिए अल्प मात्रा के लिए ही क्या आवश्यक होती है, थोड़ी मात्रा में। ये नहीं कि आप पूरी जो है विटामिन सी ले रहे हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। अब विटामिन ए की बात करेंगे, यह हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। जो हमारी आइज़ होती है, आइज़ ठीक है, नॉर्मल है, बिल्कुल अच्छी है, आप पढ़ाई करो, कुछ भी करो, मस्ती से बेस्ट है, क्योंकि आप में विटामिन ए सही है। त्वचा, आपकी त्वचा बिल्कुल आपकी ग्रेट है, सही है, त्वचा पे कोई फोड़े फुंसे कुछ नहीं है, तो ये भी आपकी विटामिन से ही कि आपको अच्छा विटामिन मिल रहा है, ठीक है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी हेल्प करता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी हेल्प करता है। और विटामिन सी की अगर बात करें जो है यहाँ पे, ये हमें खट्टे पदार्थों से मिलता है, जैसे कि खट्टे पदार्थ जिसमें कि हमारे यहाँ पे आ जाते हैं क्या क्या, जिसमें कि बात करें संतरा हुआ, अंगूर हुआ, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सबसे हमें विटामिन सी यहाँ पे मिलती है, ठीक है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का यूज़ करती है, और यह हमारे शरीर के लिए सहायता भी प्रदान करता है। और विटामिन डी हमें मिलती है धूप से, बिल्कुल फ्री में मिलती है भैया जी। और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि वो कौन सी विटामिन है जो बिल्कुल हमें फ्री में मिलती है। बाकी विटामिन तो भैया पहले पैसे देने होंगे आपको, मार्केट जाओगे, अच्छी अच्छी सब्जियाँ लाओगे, फिर तब जाके खाओगे, ओके। तो वो विटामिन आप ले रहे हैं पैसों से, लेकिन एक विटामिन है जो कि आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, और वो क्या है, धूप है। वो क्या है, धूप। और इससे ही तो आपकी जो ये अस्थियाँ, जो हड्डियाँ हैं, स्ट्रॉन्ग रहती है, मजबूत रहती है, बढ़िया एकदम ग्रेट, ओके। चलिए नेक्स्ट, हमारा शरीर भी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन क्या करता है, डी बनाता है। हमारा शरीर भी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति से क्या बनाता है, विटामिन डी बनाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से क्या होती है, अधिक होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से क्या होती है, अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है तो चावल खाइए। चलिए, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे, जिसे रुक्षाक्ष के नाम से भी जाना जाता है, हमारे खाने में रुक्षाक्ष की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, पेड़ पौधों से जो उगते हैं फल फ्रूट्स, उनसे होती है। रुक्षाक्ष के मुख्य स्रोत है साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां। इनसे खाने से आपको आहारी रेशे मिलेंगे, ठीक है ना। आहार भोजन लीजिए, पोषक होना चाहिए, बढ़िया। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो उनकी कुछ विटामिन नष्ट हो जाती है। तो देखो यहाँ से भी सीटेट में क्वेश्चन जो है बनता है कि सबसे पहले जो है सब्जियाँ धोई जाती है या फिर सब्जियाँ काट कर धोई जाती है जिससे विटामिन जो कि तो रहे। तो भैया सबसे पहले जो है आप सब्जी को धोएंगे। पहले धोना है, धोने के बाद फिर आपको अच्छे से धोकर काटना है। तो ये होता है सब्जी काटने का तरीका। यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन बनता है कि सब्जी कैसे काटी जाती है। तो पहले धोई जाती है, फिर बाद में वो काटी जाती है। सब्जियां और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन्स भी होती है, कुछ खनिज लवण भी होती है। अब जो आप हरी सब्जी बनाते हैं, कुछ भी, जैसे मानो कि आप यहाँ पे लौकी है, कद्दू है, आलू ये बना रहे हो, और अगर आप इन्हें काट कर तब धोते हो तो इनके अंदर जो थोड़ी थोड़ी विटामिन है वो नष्ट हो जाती है धुलने से। लेकिन पहले आपने आलू जैसा छिल करके वो पूरा, अभी जो है पूरा है आलू गोल, ठीक है, तो आप पहले उसे धुलेंगे और फिर धुल के ना फिर बाद में आप उसे कट करेंगे, और फिर कट करके फिर नहीं धुलना है, फिर बस उसमें बढ़िया तड़का मारो और खा जाओ। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण भी अलग हो जाते हैं। देखो, अगर आप चावल और दाल को बार बार धोएंगे, और बिल्कुल होता है ओबियसली धोकर ही बनाते हैं, और कुछ तो ऐसे रगड़ा दे के धोते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होते हैं, उसमें जो खनिज लवण होते हैं और कुछ विटामिन होते हैं वो नष्ट हो जाती है अगर आप उन्हें ज़्यादा धुलेंगे। लेकिन अगर नहीं धुले तो भी भाई सही नहीं है धुलने। ये तो चावल और दालें धुली जाती है भैया, और अच्छे से धुली जाती है। भूख लगने का पता मस्तिष्क के
हाइपोथैलेमस से पता चलता है, भूख लगने का पता। देखो अगर हमें भूख लग रही है तो उसका मतलब है हमारे मस्तिष्क के अंदर जो हाइपोथैलेमस है इससे पता चलता है भूख लगने का। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है, क्या बात करें, बहुत भूख भैया जी पूरी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस की वजह से जीभ पर 4 तरह की 9000 क्या होती है, ग्रंथियाँ होती है जीभ पर 4 तरह की। ओके तो देखो जीभ पर 4 तरह की 9000 क्या होती है, ग्रंथियाँ होती है, ठीक है। और चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकलकर स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बाकी ये चीज़ जो है हम कल करेंगे, पकाने के तरीके कैसे होने चाहिए खाना पकाने के, ये हम कल के सेशन में करेंगे, क्योंकि आपको पता है मेरा सेशन ओनली 15-20 मिनट तक का ही होता है। यहाँ पे ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ ना मैं बना पाती हूँ, ना ही मुझसे बन पाती है, ना ही मैं बनाना चाहती, क्योंकि आप भी बोर हो जाते हैं, मैं खुद भी हो जाती हूँ। तो अब इसलिए छोटे छोटे क्लिप में मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगी, बस आपको मेरे साथ में बने रहना है। ओके तो फाइनली आप मेरे साथ में बने रहिएगा फ्रेंड्स। और बाकी का जो यहाँ पे ये है, देखो हम पकाने के तरीके, बाकी जो यहाँ पे ईवीएस एनसीईआरटी बहुत कुछ है भी इसमें। ओके ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, मलेरिया और एनीमिया, कल हम इनके बारे में बात करेंगे, कल के सेशन में बात करेंगे हम, ठीक है ना। कल के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे पकाने के तरीके, यहाँ से पकाने के तरीके। सीटेट में सीधा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बिल्कुल स्टेटमेंट सीधा क्वेश्चन बनेगा, सीधा छाप लेना। तो चलिए फ्रेंड्स अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।